हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का यूपीएससी पीसीएस एस्पिरेंट चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे दृष्टि आईएएस की प्रीलियम टेस्ट सीरीज 2023 की टेस्ट नंबर 8। टेस्ट नंबर 8 की ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 देख चुके हैं, वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में जाके वो टेस्ट देख सकते हैं, ठीक है। या तो इसकी जो है एंड में लगा दूँगा, एंड स्क्रीन में, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और इसमें हम लोग टेस्ट नंबर 5, 6, 7 कंप्लीट कर चुके हैं और ये 8 चल रहा है। और अगर यदि आप लोग कमेंट कीजिएगा, जो 5 देखे हैं, 4, 3, 2 ये सब जो है इसकी वीडियो नहीं बनाया हूँ। अगर यदि आप लोगों को वो भी चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो भी मैं बना दूंगा, ठीक है। अच्छा, दूसरा है, जो कुछ लोग जो है वो बोलते हैं ये टेस्ट सीरीज कहाँ मिलेगा या फिर कहाँ मिला, ठीक है। तो बता दूँ, ये टेस्ट सीरीज अगर यदि आप लेना चाहिएगा तो दृष्टि आईएएस की लर्निंग ऐप, ठीक है, इस प्रकार का ही उसमें लोगो रहता है। दृष्टि आईएएस की लर्निंग ऐप में आप वहाँ पे लॉगिन कीजिएगा और वहाँ से आप उसकी टेस्ट सीरीज बाई कर सकते हैं। जो अभी जो अवेलेबल है वहाँ पे, वो क्या है, जो 8 जनवरी से स्टार्ट हुआ है, उस टेस्ट सीरीज को अगर यदि आप लेना चाहिएगा तो उसका लगभग 6500 कॉस्ट पड़ेगा, ठीक है। जिसमें कितना होगा, लगभग 18 टेस्ट रहेगा, ठीक है, 18 टेस्ट। और अगर यदि जो नवंबर में ही स्टार्ट हो चुका है, वो वाला अगर यदि आप टेस्ट सीरीज लीजिएगा तो उसमें 24 टेस्ट सीरीज, कितना, 24 टेस्ट सीरीज रहेगा। और उसमें आपको 8000 पे करना पड़ेगा, यानी कि 8000 पहले देना पड़ेगा। और दूसरा और एक है जो कि मार्च से स्टार्ट होगा, तो क्या है, 10 टेस्ट सीरीज है जिसका कॉस्ट पड़ेगा आपको 5000, ठीक है। कितना पड़ेगा, 5000। तो आप दृष्टि आईएएस की लर्निंग ऐप में जाके यूपीएससी की टेस्ट सीरीज आप बाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये आप टेस्ट लगा सकते हैं अगर यदि करना चाहिएगा तो। और वहाँ पे बहुत सारे स्टेट पीसीएस का भी आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा। और दूसरा है, इसकी जो है दूसरा ऑप्शन है, जो जेरॉक्स वाला मिलेगा, ठीक है, वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको लगभग 500 या अप्रॉक्स 500 आसपास मिल जाएगा, जो कि मार्केट में अभी टेस्ट नंबर 1 to 6 आ गया है, ठीक है। टेस्ट नंबर कितना, दृष्टि आईएएस की टेस्ट नंबर 1 to 6 मार्केट में आ गया है, जो आपको जेरॉक्स फॉर्म में मिलेगा। तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। चलिए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। और ये जो है, आपको ये टेस्ट सीरीज अगर लेना चाहिएगा तो कहाँ पे मिलेगा, वो मैं आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और आप लोग कमेंट कीजिएगा अगर यदि जो टेस्ट सीरीज लेना चाहिएगा, जो जेरॉक्स वाला आपको मिलेगा, ठीक है, फोटोकॉपी वाला जो मिलेगा, उसकी शॉप का जो एड्रेस दे दूंगा, या तो उसकी मोबाइल नंबर बोलिएगा जिसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप मंगा सकते हैं, ठीक है। दिल्ली से आप, अगर यदि आप प्रॉपर दिल्ली में नहीं है, कहीं बाहर है, तो क्या है, आपको घर बैठे ही आप मंगा सकते हैं। पेमेंट पहले कर दीजिएगा, पेमेंट पहले करना पड़ता है, लेकिन किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, पहुँच जाता है। और आपको बाई पोस्ट क्या होगा, जब आप पेमेंट कीजिएगा उसकी 1 वीक के अंदर में क्या होगा, लगभग 1 वीक to 10 डेज में क्या होता है, पहुंच जाता है। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर यदि चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसकी जो शॉप है उसकी एड्रेस, ठीक है, और साथ ही उसकी नंबर भी दे दूंगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और इसकी जो प्राइस क्या पड़ेगा और कहाँ मिलेगा वो मैं बता दूंगा, ठीक है, आगे। तो ये हम लोग का 21 नंबर क्वेश्चन है। वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वैश्विक अवसंरचना या पहल वर्ष 2021 में रोम में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में शुरू हुआ। नहीं, ये जो है जी शिखर सम्मेलन में नहीं हुआ है, ये कब हुआ है, G7 शिखर सम्मेलन। और इसमें जो अमेरिका मिलकर किया था, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, और 2021 में नहीं हुआ, ठीक है। तो ये इस प्रकार ये जो कथन है वो क्या हो गया, गलत हो गया। केवल सदस्य राज्यों की सरकारें ही इस पहल को वित्त पोषित कर सकता है। नहीं, सदस्य राज्य ही नहीं, इसमें निजी जो है वो भी इस पर वित्त पोषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये भी गलत हो गया। केवल क्या है, सदस्य राज्य की सरकार ही इस पहल का वित्त पोषित, नहीं, सदस्य राज्य की नहीं, इसके अलावा जो दूसरा राज्य है वो भी इस पर क्या कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं, वित्त पोषित कर सकते हैं। तो इस प्रकार इसका जो है दोनों कथन क्या हो गया, हम लोग का गलत हो गया। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2, ना तो 1 ना ही 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आगे बढ़े हैं 22 नंबर, इसकी व्याख्या देखना चाहिए। तो ये देख सकते हैं आप, वर्ष 2021 में आपदाओं के कारण सबसे बड़ा विस्थापन चीन। कितना नंबर हम देख रहे हैं, 21 ना, ये तो 20 का था। ये देख सकते हैं 48वें G7 शिखर सम्मेलन, ठीक है, में G7 सहयोगों के साथ अमेरिका के वैश्विक अवसंरचना और निवेश के लिए साझेदारी का आवरण किया गया था। कथन 1 क्या है, सही नहीं है। इसी प्रकार
यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये देख लीजिए PGII, ठीक है, के तहत अत्यधिक मात्रा में निजी पूंजी भी जुटाई जाएगी, जबकि चीन का BRI प्राथमिक रूप से राज्य द्वारा वित्त पोषित है, अतः कथन 2 भी सही नहीं है। इस प्रकार क्या है, दोनों कथन इसका सही नहीं है। 22 नंबर हम देखते हैं, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन द्वारा शुरू किए गए नवरोज उत्सव को औरंगजेब के द्वारा बंद कर दिया गया था, क्योंकि वे इसे फारसी प्रथा मानता था। तो एकदम सही है। ये जो है बलबन द्वारा जो शुरू किए गए थे नवरोज उत्सव, उसको क्या था, औरंगजेब ने बंद कर दिया था। वो क्यों कर दिया था, क्योंकि वो इसको फारसी प्रथा मानता था। तो ये कथन सही है। औरंगजेब ने अपने दरबार से गायन और वाद्य यंत्र बजाने की प्रथा को समाप्त कर दिया। देख लीजिए, औरंगजेब जो है उसकी जो दरबार है उसे गायन का तो क्या कर दिया था, गायन प्रथा को बंद कर दिया था, लेकिन वाद्य यंत्र बजाने की प्रथा को समाप्त नहीं किया था। इस प्रकार ये जो है कथन है, ये क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि वाद्य यंत्र बजाने की जो प्रथा था औरंगजेब के समय में उसके दरबार में होता था, इसलिए कथन 2 गलत हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 22 नंबर का केवल 1, ठीक है, मतलब कौन सा सही नहीं है बोला है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 नंबर, केवल और केवल 2, ठीक है। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा PDF से। आगे बढ़े हम 23, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टाइटन बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटन जो है बृहस्पति का नहीं, शनि का उपग्रह है, इसलिए गलत हो गया, ठीक है। टाइटन क्या है, बृहस्पति का नहीं, ठीक है, ये क्या है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। इस प्रकार ये क्या हो गया, गलत हो गया। गैनीमेड शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, नहीं, गैनीमेड का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, मतलब शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, इसलिए कथन 2 भी गलत हो गया। टाइटन का वायुमंडल ज़्यादातर नाइट्रोजन से बना है, ये सही है। टाइटन का जो वायुमंडल है वो क्या है, ज़्यादातर नाइट्रोजन से संबंध है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो केवल और केवल 3, ठीक है, यानी केवल और केवल 3, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, ये भी आप देख लीजिएगा व्याख्या। आगे बढ़े हम 24 नंबर, स्नैक आइलैंड जो हाल ही में खबरों में रहा, निम्नलिखित में से किस समुद्र में स्थित है। स्नैक आइलैंड, ठीक है, जो क्या है हाल ही में खबरों में था, और निम्नलिखित में से किस समुद्र में है। तो स्नैक आइलैंड जिसको हम लोग क्या जानते हैं, जमीनी आइलैंड, ठीक है, जमीनी आइलैंड को स्नैक आइलैंड या और एक नाम से जानते हैं, क्या है, आप लोग व्याख्या में अभी देखते हैं। जमीनी आइलैंड, ठीक है, जमीनी आइलैंड को स्नैक आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, जो कहाँ पे मिलता है, भूमध्य सागर नहीं, काला सागर में। कहाँ पे मिलता है, काला सागर, इसलिए इसका B नंबर सही हो जाएगा। 24 का अगर व्याख्या देखना चाहें हम तो 23, 24, 25 ये रहा स्नैक आइलैंड, जमीनी आइलैंड, ठीक है। स्नैक आइलैंड क्या है, जमीनी आइलैंड, जिसे स्नैक आइलैंड या सरपेट आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्या, सरपेट आइलैंड के भी नाम से जाना जाता है, या काला सागर में, कहाँ, काला सागर में तट से 35 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये कहाँ पे है, काला सागर में है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन हो गया, मतलब B इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। 24 हम देख लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं 25, ये देख सकते हैं। अगर यदि आपको इसी प्रकार की वीडियो देखना है तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। इस चैनल में आपको क्या है, प्रीवियस ईयर वीडियो, NCERT वीडियो, ये सब प्लेलिस्ट बना है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, थोड़ा सा नीचे जाइएगा, ठीक है। कुछ वीडियो का लिंक रहेगा, या फिर नहीं मिलेगा तो मोर ऑप्शन आएगा, उससे नीचे जाइएगा तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। हाल ही में समाचार में रही पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना भारत और निम्नलिखित देशों में से किसके साथ एक संयुक्त पहल है। तो देख लीजिए, हाल ही में जो समाचार में रहा पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना, तो ये भारत किसके साथ है, नेपाल के साथ, ठीक है, नेपाल के साथ क्या है, इसकी संयुक्त परियोजना है नेपाल के साथ। तो ये देख सकते हैं, अगर यदि देखना चाहिएगा तो व्याख्या, पश्चिमी सेती विद्युत परियोजना, ठीक है, पश्चिमी सेतु विद्युत परियोजना यह एक प्रस्तावित 750 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना है, जिसे सुदूर पश्चिमी नेपाल में सेती नदी पर बनाया गया है। कहाँ पे, सेती नदी पर बनाया गया है, ठीक है, पश्चिमी सेती नेपाल पे सेती नदी पर बनाया जाना है, और पिछले 6 दशकों से इसका सिर्फ खाका ही निर्मित हो सका है, तो इसलिए विकल्प ए सही हो गया। आगे बढ़े हम लोग 26 नंबर देखते हैं, ये रहा हम लोग का 26 नंबर, ठीक है, 26, तो ये हम लोग देख सकते हैं
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जैसे अन्य सांस्कृतिक व्याकरणविदों के समकालीन थे। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जैसे अन्य संस्कृत व्याकरणविद के समकालीन थे। तो व्याकरणविदों के समकालीन नहीं थे, ठीक है। ये क्या था, पहले था, और ये लोग क्या थे, बाद में थे। तो ये क्या है, समकालीन नहीं था। कथा सरित सागर की रचना गुणाध्याय द्वारा की गई थी। नहीं, कथा सरित सागर की जो रचना है गुणाध्याय द्वारा नहीं किया गया था। मंजूश्री मूलकल्प के अनुसार पाणिनि राजा नंद के दरबार से संबंधित थी। ये सही है, ठीक है। मंजूश्री मूलकल्प जो है पाणिनि राजनंद के दरबार से संबंधित थे। बृहत कथा मंजरी का संकलन क्षेमेंद्र ने किया था। तो ये भी सही है। तो 2, 3 और 4 क्या है, सही है। इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा 3 और 4, ऑप्शन नंबर सी। इसकी व्याख्या हम लोग देख सकते हैं। कितना था ये, 26 नंबर ना, 26 ये देख सकते हैं। पाणिनि अन्य संस्कृत व्याकरणविदों जैसे कात्यायन और पतंजलि, ठीक है, पतंजलि के अग्रामी थे। ये क्या थे, अग्रामी थे। पाणिनि जो थे संस्कृत व्याकरणविदों के, जो कात्यायन है, फिर उसके अलावा जो है पतंजलि है, इन लोगों से क्या है, अग्रणी थी, ठीक है। ये जो है कात्यायन 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था और पतंजलि 2री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये सबसे भी पहले ये थे, अग्रामी थे, ठीक है। और ये दोनों क्या, दोनों उन्हें भगवान का दर्जा देकर उनके लिए अपने सम्मान को स्वीकार प्रदर्शित करते थे। तो ये जो कात्यायन और पतंजलि है, ठीक है, पाणिनि को भगवान के समान दर्जा देते थे। इस प्रकार कथन 1 हम लोग का गलत हो गया। कथन 2 देख सकते हैं। कथा सरित सागर, ठीक है, 11वीं शताब्दी में रचित एक ग्रंथ है जिसे सोमदेव ने लिखा था। किसने, सोमदेव ने लिखा था। इसलिए कथन 2 हम लोग का क्या हो गया, गलत हो गया। सोमदेव ने लिखा था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कथन 3, 9वीं शताब्दी में रचित मंजूश्री मूला, ठीक है, मंजूश्री मूलाकल्प नंद राजा के दरबार के साथ पाणिनि के जुड़ाव को संदर्भित करता है। इसलिए कथन 3 सही है। फिर क्षेमेंद्र ने व्याकरण पुस्तक बृहत कथा मंजरी का संकलन किया। इसलिए कथन 4 भी इसका सही है। आगे बढ़े हम। 27 नंबर देख सकते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। रचना और लेखक, ठीक है। शाहनामा जो लिखा गया था किसके द्वारा, फिरदौसी द्वारा लिखा था। शाहनामा फिरदौसी द्वारा लिखा गया था, इसलिए सही सुमेलित नहीं है। गुलिस्तान जो है ये लेखक सादी द्वारा लिखा गया था, इसलिए ये भी सही नहीं है। तहकीक हिंद अल बरूनी द्वारा लिखा गया था, तो ये सही है। तो इसमें से कितने सही सुमेलित है, तो केवल और केवल 1, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसकी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 28 नंबर देखें हम। तो 28 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बरदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है। देख लीजिए, बरदा, ये जो बेतदी, ठीक है, बेतदी और बरदा क्या है, नदी जोड़ो परियोजना है, ठीक है। बेतदी, ठीक है, बेतदी जो है ये क्या है, पश्चिम की ओर बहता है। यहाँ देख लीजिए, बरदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। बरदा पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर, नहीं, अरब सागर में ये नहीं गिरती है, बंगाल की खाड़ी कृष्णा नदी में जाकर मिलता है। और क्या होता है, कृष्णा नदी से मिलकर वो आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में। तो ये क्या है, गलत हो गया। और बेतती पूर्व की ओर बहने वाली, बेतती जो है पूर्व की ओर बहने वाली नहीं है, जो तुंगभद्र की सहायक नदी है। बेतती जो है पूर्व की ओर नहीं, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी, इसलिए ये दोनों कथन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इसका कौन सा सही है बोल रहा है, तो ना तो 1 ना ही 2, ठीक है। 28 नंबर का हम देख सकते हैं व्याख्या, ये रहा 28 नंबर का, देख सकते हैं। ये जो है हम लोग का क्या है, बेतती बरदा नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। और इस योजना, ठीक है, इस योजना का उद्देश्य अरब सागर की ओर पश्चिम में बहने वाली एक नदी बेतती, अरब सागर की ओर पश्चिम में बहने वाली एक नदी बेतती कहाँ बहता है, पश्चिम में। तो ये पूर्व में दिया था, इसलिए गलत होता है। जो तुंगभद्र नदी की एक सहायक नदी बरदा, देख सकते हैं, तुंगभद्र नदी की सहायक नदी क्या है, बरदा के साथ जोड़ना है, जो कृष्ण नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इसलिए दोनों कथन इसका क्या है, हम लोग का गलत है, ठीक है। आगे हम देखें 28 देख लेंगे। 29 नंबर, प्राचीन भारत के संदर्भ में मत विलास प्रहसन
मत विलास प्रहसन निम्नलिखित में से किसे संदर्भित है? एक व्यंग्यात्मक संस्कृत नाटक जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से की आलोचना करता है। तो देख सकते हैं ये सही है, ठीक है। जो मत विलास प्रहसन थे वो क्या है, किसे संदर्भित है? एक व्यंग्यात्मक संस्कृत नाटक जो जैन धर्म और बौद्ध धर्म से आलोचना करता है। तो इसकी जो 29 है वो हम लोग देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखिए यह एक व्यंग्यंग है जो विधर्मी कपालिका और पशुपत शैव संप्रदाय बौद्धों और जैन धर्म की आलोचना करता है, ठीक है। आलोचना करता है। नाटक की स्थापना कांचीपुरम है। ये देख लीजिए, इसलिए कथन क्या हो रहा है, एक सही होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मत विलास प्रहसन एक लघु एकांकी वाला संस्कृत नाटक है। क्या है? संस्कृत नाटक है। आगे बढ़ते हैं हम 30 नंबर, ठीक है। तो ये रहा हम लोग का 30 नंबर क्वेश्चन। देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन भारत इतिहास के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो बताना है हम लोग को। सिकंदर के आक्रमण के समय धनानंद मगध पर शासन कर रहा था। तो सिकंदर के आक्रमण के समय जो धनानंद है वो क्या है, मगध पर शासन कर रहा था। तो ये तो सही है। अजात शत्रु जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के अनुयायी थे। ये भी सही है। अजात शत्रु जो थे वो क्या है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों को मानने वाले यानी कि उसके अनुयायी थे। ये सही है। पुराणों के अनुसार उग्रसेन नंद वंश के संस्थापक थे। नहीं, पुराणों के अनुसार नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है, उग्रसेन नंद वंश का संस्थापक थे। पुराणों के अनुसार ये नहीं था। पुराणों के अनुसार पहला, ठीक है। तो पुराणों के अनुसार ये नहीं, बौद्ध धर्म के अनुसार क्या है, उग्रसेन नंद वंश के संस्थापक थे। इसलिए ये हम लोग का सी नंबर गलत हो गया। मगध के शाही विस्तार में प्रमुख कारक लौह अयस्कों पर एक अधिकार था। तो ये भी सही है, ठीक है। व्याख्या देखना चाहे तो देख सकते हैं हम 30 का। ये देख सकते हैं बौद्ध परंपराओं के अनुसार उग्रसेन नंद वंश के संस्थापक थे। तो ये क्या है, बौद्ध परंपराओं के अनुसार, ठीक है। उसके बाद आगे देखें, पुराणों में नंद वंश का संस्थापक महापद्म, ठीक है, महापद्म को बताया गया है। तो इस प्रकार ये जो है हम लोग का क्या हो गया, सी नंबर गलत हो गया। तो कौन सा सही नहीं है पूछा था, तो सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं हम 31। पारंपरिक यूरिया की तुलना में तरल नैनो यूरिया में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो देख लीजिए, अभी जो है करंट में जो है ये है, करंट से ये पूछा गया है जो तरल नैनो यूरिया, जो इसको हम क्या कर सकते हैं, अगर ज़्यादा मात्रा में ये करता है तो ड्रोन की सहायता से भी हम उसकी स्प्रे कर सकते हैं, ठीक है, खेतों में। तो यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम कुशल है। नहीं, पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम कुशल नहीं है, क्योंकि पारंपरिक यूरिया 25% की कुशलता होती है उसमें, मतलब दक्षता होती है, ज़्यादा उपज दे सकता है। लेकिन ये जो है हम लोग का नैनो यूरिया ये क्या है 85% तक है। तो इस प्रकार ये क्या है, कम कुशल नहीं, अधिक कुशल होना चाहिए था। तो एक कथन नंबर 1 क्या हो गया, गलत हो गया। यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम खर्चीला है। एकदम सही है। यह पारंपरिक ऊर्जा की तुलना में क्या होगा, कम खर्चीला होगा। तो ये तो सही है। इसे सीमित फसलों पर ही प्रयोग किया जा सकता है, जबकि पारंपरिक यूरिया को सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। नहीं, इससे बात नहीं है, इसे भी सभी फसलों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। कथन 4 देखते हैं, यह पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम प्रदूषण फैलाता है। सही है, यह जो है पारंपरिक यूरिया की तुलना में कम प्रदूषण फैलाएगा, क्योंकि पारंपरिक यूरिया को हम क्या कर सकते हैं, खेतों में उसको छिड़काव करते हैं, मतलब छिटते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पेड़ पौधा जो है जितना उसकी आवश्यकता उतना यूज करते हैं, फिर जो बचा हुआ रहता है वो क्या होता है, ज़मीन के अंदर चल जाता है, ठीक है। और इस प्रकार वो क्या करता है, प्रदूषण फैलाता है। लेकिन इसमें क्या है, जब छिड़काव करेंगे तो उसका पत्ता में जाएगा, पत्ता अवशोषित कर लेगा जितना आवश्यकता है उतना। अगर कुछ थोड़ा बहुत ज़मीन में उसका गिर जाता है तो उसको क्या करेगा, जो उसका जड़ होता है पौधा का, वो क्या करेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। इसलिए इसमें क्या होगा, कम मात्रा देने से भी पौधों को आवश्यक पोषक तत्व मिलेगा। इससे क्या होगा, प्रदूषण नहीं होगा और ज़्यादा खर्चीला भी नहीं होगा, ठीक है, कम मात्रा में ही हो जाएगा। तो इस प्रकार 2 और 4 कथन सही है। तो दिए गए कोटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। तो 2 और 4 इसका सही उत्तर हो गया। इसकी भी आप देख लीजिएगा व्याख्या। थेरी रेगिस्तान से संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। थेरी रेगिस्तान, ठीक है, जो कहाँ पे है, देख सकते हैं, या गुजरात राज्य में स्थित एक छोटा सा रेगिस्तान। नहीं, गुजरात नहीं, तमिलनाडु में है ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है, गुजरात नहीं होना चाहिए, तमिलनाडु होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, यह लाल रेत के टीलों से बना है जो इल्मेनाइट मैग्नेटाइट जैसे लौह खनिज से भरपूर है। तो ये सही है, ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा या से
सही है बोल रहा है, तो केवल और केवल 2, क्या केवल और केवल 2 होना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 32 की अगर यदि व्याख्या देखना चाहें हम, तो ये तो 31 का है, आप देख लीजिएगा ये सब। ठीक है, 32 देख सकते हैं, ये क्या है, तमिलनाडु राज्य। ठीक है, कहाँ पे है, तमिलनाडु राज्य में स्थित है, इसलिए कथन 1 क्या हो गया, सही हो गया। और कथन 2, मतलब कथन 1 गलत हो गया, क्योंकि गुजरात दिया था ना, यहाँ पे तमिलनाडु में है, तो कथन 1 क्या हो गया, गलत हो गया। थेरी रेगिस्तान कहाँ पे है, तमिलनाडु पे है। ठीक है, तमिलनाडु पे है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं, मृदा में मौजूद आयरन से भरपूर खनिज जैसे इमली से, तो ये सब आप देख लीजिएगा, कथन 2 क्या हो रहा है, इसलिए सही हो रहा है। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, 32 तो देख लिए हम। 33, एजियन सागर निम्नलिखित में से किस जल निकाय के बीच स्थित है, एजियन सागर। ठीक है, तो ये क्या है, हम लोग का एजियन सागर जो है भूमध्य सागर और मरमरा सागर के बीच है। ठीक है, भूमध्य सागर और मरमरा सागर के बीच है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 33 की। एजियन सागर, तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये ठीक है, एजियन सागर भूमध्य सागर के एक भुजा के रूप में पश्चिम में ग्रीक प्रद्वीपीय और पूर्व में एशिया माइनर के बीच स्थित है। तो एजियन सागर क्या है, भूमध्य सागर के एक भुजा के रूप में है। ठीक है, जो पश्चिम में ग्रीक प्रद्वीप और पूर्व में एशिया के माइनर के बीच में है। ठीक है, एशिया के माइनर के बीच में, तो इस प्रकार जो है आप इसकी यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ठीक है, एजियम सी यहाँ पे देख सकते हैं, ये देख लीजिए एजियम सी, यानी कि एजियम समुद्र। ठीक है, और यहाँ पे आपको भूमध्य सागर एक तरफ मिलेगा और एक तरफ हमको मेरिडियन। ठीक है, तो ये यहाँ से अच्छा पहचान में नहीं आ रहा है, तो ये आप देख लीजिएगा पीडीएफ में, या तो क्या कीजिएगा, आप गूगल सर्च करके देख लीजिएगा अगर अच्छा से देखना चाहिएगा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम 34 की ओर। 34, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन के उत्पादन में शामिल होते हैं। तो क्या है, कौन सा कोशिका है जो मानव शरीर में, ठीक है, कौन सा कोशिका है जो इम्यूनोग्लोबुलिन का उत्पादन करता है, तो ये कौन सा करता है, प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा कोशिका, कौन सा करता है, प्लाज्मा कोशिका, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया, ये भी आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम 35 नंबर, तो ये हम लोग का 35 है, यहाँ से हम देख सकते हैं नैनो बैंक से रिलेटेड है, जो कि ये भी करंट में है। नैनो बैंक क्या कर रहा है, जो है 40 जिलों में पहले बनाया गया, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको बढ़ाने का संबंधित है। ठीक है, नैनो बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नैनो बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आप लोग ये सब जो है इसकी जानकारी आप लोग जानना चाहिएगा। तो विजन IAS की जो ऐप है, वहाँ पे क्या है, ऑल इंडिया रेडियो की जो ये दिया जाता है वो सब भी आप सुनिएगा, तो वहाँ से क्या होगा, ये जो करंट वाला सब आप लोगों को बहुत सारा कवर हो जाएगा। मतलब सुनिएगा वो सब, नोट तो नहीं, फिर भी आप लोगों को थोड़ा बहुत उसकी जानकारी मिलेगा। ठीक है, तो इसके साथ ही क्या है, ये जो मैं बोल रहा था टेस्ट सीरीज, उसको थोड़ा सा बता देता हूँ। जो दृष्टि IAS की टेस्ट सीरीज है, आप ले सकते हैं मार्केट से, जो कितना है 1 से 6 तक अभी मिल रहा है। वो आप दिल्ली में राजेश बुक स्टोर है, ठीक है, राजेश बुक स्टोर, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कर लीजिएगा। उसको व्हाट्सअप नंबर, अगर यदि आप लोग लेना चाहिएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं क्या करूँगा उसके जो नंबर वगैरह है वो आप लोगों को डिटेल दे दूँगा। ठीक है, क्या है, राजेश बुक स्टोर, वहाँ से आपको इसकी जेरोक्स वाला मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि टेस्ट नंबर 6 तक मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो टेस्ट नंबर 6 तक आप लोग अगर लेना चाहिएगा तो इसके लिए कमेंट कीजिएगा, मैं उसकी जो शॉप की नंबर दे दूंगा, वहाँ से आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आप लोग लेना चाहिएगा तो पे करके मंगा सकते हैं, वो आपके घर तक डिलीवरी कर देंगे। ठीक है, तो कहाँ पे मिलेगा, मुखर्जी नगर या तो दिल्ली में कोई भी शॉप। ठीक है, राजेश बुक स्टोर ही नहीं, दूसरा बुक स्टोर सब में मिल जाएगा, लेकिन अगर यदि आप लोग बोलिएगा तो मैं राजेश बुक स्टोर की नंबर दे सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नैनो बैंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये बिना किसी भौतिक प्रकार के शाखा के पूरी तरह से ऑनलाइन बैंक है, एकदम सही। ये क्या है, किसी प्रकार की शाखा नहीं, जैसे बैंक में क्या होता है, शाखा होता है, ब्रांच होता है, उस प्रकार इसमें नहीं है, ये ऑनलाइन है बैंक, तो ये हम लोग का सही है। 2 नंबर, ये बैंक लाइसेंस के बिना संचालित होते हैं, लाइसेंस के बिना संचालित होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, आगे है, इनकी बैंकिंग सेवा की लागत पारंपरिक बैंकों की तुलना में अधिक है, नहीं, इनकी जो लागत है वो क्या है, कम है। इसका क्या है, कम लागत में क्या है, व्यक्तियों को अच्छी सेवा देने ही इसका काम है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कम लागत। उपयुक्त कथनों में से कौन सी सही है, तो कौन से सही है, तो एक तो सही नहीं है, यहाँ पे कम होता तुलना में कम। ठीक है, तो ये भी सही हो जाता, तो केवल 1 और 2 सही है, तो कौन सा सही है,
केवल 1 और 2। ऑप्शन नंबर हम लोग का हो जाएगा बी, 1 और 2। आगे देखते हैं 36। निम्नलिखित कथांश पर विचार कीजिए। यह प्रसिद्ध दार्शनिक और विचारक बरकरी संत और कवि थे। देख लीजिए, बरकरी संत और कवि थे। वह अभंग, व्यक्ति, कविता और कीर्तन के नाम से उल्लेखनीय आध्यात्मिक गीतों के माध्यम से समुदाय उन्मुख पूजा के लिए प्रसिद्ध थे। इसके अलावा उन्होंने अभंग, कविता नामक साहित्य की एक मराठी शैली की रचना की थी। देख लीजिए, क्या मराठी शैली की रचना की थी, जिसमें आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लोक कहानियों को सम्मिलित किया गया। उन्होंने अपने अभंग साहित्य में 4 और लोगों का उल्लेख किया जिनका उनके आध्यात्मिक विकास पर बड़ा प्रभाव था। भक्ति संत नामदेव, ज्ञानेश्वर, कबीर एवं एकनाथ। उनकी शिक्षा को वेदांत आधारित माना जाता था। उनके अभंग समाज के ब्राह्मणवादी प्रभुत्व के खिलाफ मजबूत हथियार बन गए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने पुणे जिले के मंदिर शहर, देख लीजिए पुणे जो है ये क्या है, करंट में है जो, ठीक है, पुणे जिले के मंदिर शहर देहू में उनकी शिलान्यास का उद्घाटन किया। शिला मंदिर एक पत्थर के स्लैब को समर्पित मंदिर है जिस पर उन्होंने 13 दिनों तक ध्यान किया। जिस चट्टान पर उन्होंने 13 दिनों तक बैठकर ध्यान किया वह पवित्र और बरकरी संप्रदाय के लिए तीर्थ स्थल माना जाता है। उपयुक्त कथांश निम्नलिखित में से किस संत को संबोधित करता है? तो ये जो है क्या है, तुकाराम, ठीक है, संत तुकाराम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, संत तुकाराम, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। आप 36 देखें, शायद 37 हम लोग देखते हैं। तो ये रहा हम लोग का 37। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना SECC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी कि SECC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वतंत्र भारत में SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति गणना पहली बार वर्ष 2011 में आयोजित किया गया। तो जाति से भी रिलेटेड जो जनगणना है वो क्या है, वर्ष 2011 में आयोजित की गई। तो ये सही है, ठीक है। पहली बार कब, 2011 में। अभी क्या है, बिहार में जातिगत जनगणना हो रही है, ठीक है। करंट में अभी हाल फिलहाल में आप लोग समाचार वगैरह देखे होंगे या तो द हिंदू वगैरह पढ़ते हैं तो आपको मालूम होगा, ठीक है। तो ये क्या है, सही है। SECC यानी कि सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के तहत उल्लेखित सभी डाटा गोपनीय है। सभी डाटा गोपनीय है, जबकि जनगणना के तहत सभी जानकारी सार्वजनिक है। नहीं, ये जो है क्या है, सभी डाटा क्या है, सार्वजनिक होता है, लेकिन ये जो है जानकारी गोपनीय होता है। जानकारी क्या होता है, गोपनीय होता है। इस प्रकार कथन 2 हम लोग का गलत हो रहा है। कथन 2 गलत हो रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल और केवल एक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल ए। आगे देख सकते हैं, इसकी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मनसबदारी प्रणाली के अंतर्गत जात घुड़सवार सैनिकों की संख्या से संबंधित है और सवार एक व्यक्ति की व्यक्तिगत स्थिति से संबंधित नहीं। मनसबदारी प्रणाली में जात क्या है, मनसब, ठीक है। मनसब से जात घुड़सवार सैनिकों की व्याख्या से संबंधित नहीं, घुड़सवार व्याख्या से संबंधित नहीं था, किसे था, मनसब से था, ठीक है, मनसब से था। तो इस प्रकार ये गलत हो गया। अकबर द्वारा शुरू की गई मनसबदारी प्रणाली औरंगजेब के शासनकाल शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई। औरंगजेब की देख लीजिए, जो अकबर जो मनसबदारी प्रणाली शुरू की गई थी वो क्या बोल रहा है, औरंगजेब के शासनकाल शुरू होने से पहले नहीं, जब तक औरंगजेब की शासनकाल रहा तब तक जो है मनसबदारी प्रणाली भी था, ठीक है। इसलिए ये कथन गलत हो गया। मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति का पता चंगेज खान से लगाया जा सकता है, ये सही है, ठीक है। मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति का पता चंगेज खान से लगाया जा सकता है, तो ये 3 नंबर सही है। अकबर ने आहदी कहे जाने वाले सैनिकों के एक समूह का गठन किया, तो ये भी सही है, ठीक है। क्या है, अकबर ने आहदी कहे जाने वाले एक सैनिकों का, ठीक है, कहे जाने वाले सैनिकों के एक समूह का गठन किया गया। तो इस प्रकार जो है इसमें 3 और 4 सही है। इसका सही आंसर 3 और 4, ठीक है। क्या, 3 और 4। आगे बढ़े हम, इसकी भी व्याख्या आप लोग देख लीजिएगा। 39, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख व्यापारिक समुदाय था जिसकी मध्ययुगीन काल के दौरान गुजरात, उज्जैन और बुरहानपुर में मजबूत उपस्थिति था, ठीक है। तो कौन सा एक प्रमुख व्यापार समुदाय था जिसका जो है मध्ययुगीन काल में
जो गुजरात, उज्जैन और बुरहानपुर में मजबूत उपस्थिति था वो कौन सा था? बोहरा। ठीक है, कौन सा समूह? बोहरा। ठीक है, बोहरा समुदाय। तो इस प्रकार ये इसकी भी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 40 नंबर, निक्स्टामलाइजेशन तकनीक जो हाल ही में खबरों में थी को संदर्भित करते हैं। निक्स्टामलाइजेशन तकनीक, ठीक है, जो हाल ही में खबरों था किसको संदर्भित करता है? अंतिम संस्कार के प्रयोजनों के लिए नियोजित एक उत्सर्जन। नहीं, मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली विधि। तो ये सही है। ठीक है, क्या है? मेसो अमेरिका के प्राचीन लोगों द्वारा मक्का को फोर्टिफाइड करने के लिए प्रयोग किए जाने वाली विधि। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग का 40 का ऑप्शन नंबर 20 सही हो गया। इसकी भी आप लोग व्याख्या देख लीजिएगा। ठीक है, ये सब आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है, सारा व्याख्या आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो चलिए इसमें इतना ही, फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इसकी पार्ट 3 या तो एनसीईआरटी वीडियो या टॉपर्स वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, और अगर यदि आप न्यू हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा अपने भाई बहनों से जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का तैयारी करना चाहते हैं। और अगर यदि आपको टेस्ट सीरीज इसका लेना हो, ठीक है, तो कमेंट कीजिएगा, मैं शॉप का एड्रेस और नेम दे दूंगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।